नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम के सामने आए 1 महीने आज पूरे हो गए हैं। चुनाव से पहले बंगाल में जो राजनीतिक आवाजाही मतलब टीएमसी से बीजेपी में या बीजेपी से टीएमसी में नेताओं का आना जाना शुरू हुआ था, वो टिकट के वितरण के बाद लगभग थम सा गया था। फिर चुनाव हुए, ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आने जाने का जो खेला शुरू हुआ था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। जो नेता टीएमसी से बीजेपी में गए थे वही लोग अब वापस टीएमसी में आने को आतुर दिख रहे हैं। अपने किए की माफी मांग रहे हैं ममता बनर्जी से और गुहार लगा रहे हैं कि दीदी वापस बुला लो। बंगाल की राजनीति में पहली बार बीजेपी के रूप में एक सशक्त विपक्ष सामने आया है, लेकिन इस बंगाल का राजनीतिक इतिहास कहता है कि विपक्ष इसे बर्दाश्त नहीं। विपक्ष का कमजोर या मजबूत होना जनता तय करती है, लेकिन जब जनता ने तय किए फैसले को सत्ता पक्ष बदलता है तो कमजोर विपक्ष नहीं बल्कि लोकतंत्र कमजोर होता है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि क्या बंगाल में पावर पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ता रहेगा लोकतंत्र, क्या बंगाल में लोकतंत्र की तानाशाही चलेगी और क्या कभी बदलेगा बंगाल का राजनीतिक चरित्र। और हमारे साथ चर्चा के लिए होंगे बीजेपी के सांसद और विधायक जगन्नाथ सरकार, टीएमसी के तेज तर्रार प्रवक्ता संजय सरकार और राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे आज हमारे साथ होंगे अविनाश सिंह। हम करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद मिलेंगे अपने मेहमानों के साथ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद दल बदल का खेल जारी है। चुनाव से पहले टीएमसी के कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हुए। चुनाव संपन्न होने के बाद अब उनमें से कुछ वापस टीएमसी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तृणमूल से भाजपा में आए दीपेंदु बिश्वास दोबारा टीएमसी में लौटना चाहते। टीएमसी में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर दीपेंदु ने भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन जब चुनाव में वो जीत दर्ज नहीं कर सके तो उनका भाजपा से मोह भंग हो गया। उन्होंने कहा कि वो वापस टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं। दीपेंदु बिश्वास से पहले सोनाली गुहा और सरला मुर्मू टीएमसी में घर वापसी कर चुकी हैं। इन दोनों नेताओं के बाद दीपेंदु बिश्वास ने भी घर वापसी की गुहार लगाई। उन्होंने इसके लिए टीएमसी की अध्यक्ष और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। ममता बनर्जी को लिखे अपने पत्र में दीपेंदु बिश्वास ने कहा कि उन्होंने पार्टी छोड़कर एक बुरा फैसला किया और वो वापस लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पद छोड़ने का उनका फैसला भावनात्मक था और उन्हें निष्क्रिय होने का डर था। उन्होंने बशीरहाट दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करने की इच्छा भी व्यक्त की। दीपेंदु के अलावा भी कई नेता टीएमसी में वापसी करना चाहते हैं। अब क्या उनकी वापसी टीएमसी में हो पाएगी, ये तो अब ममता के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत। टीएमसी से बीजेपी में जितने भी नेता आए थे, चुनाव परिणाम के बाद वापसी के लिए फिर से गुहार लगा रहे हैं दीदी से। और टीएमसी में कुछ वापसी भी टीएमसी के नेताओं की हो गई है अपनी पार्टी में, और कुछ नेता अभी भी लाइन में हैं, कुछ नेताओं को इंतजार करवाया जा रहा है। लेकिन बंगाल का जो राजनीतिक चरित्र है वो बताता है कि यहां पर विपक्ष, मजबूत विपक्ष बर्दाश्त नहीं होता है सत्ता पक्ष को, और सत्ता पक्ष शाम दंड भेद सभी तरीके से विपक्ष को अपने में मिला लेती है, चाहे वो हिंसा के डर से हो, बल बाहुबल के डर पे हो या किसी दूसरे तरीके से, लेकिन विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक रहा है। इसी पे चर्चा करेंगे और हमारे साथ बीजेपी के सांसद है जगन्नाथ सरकार जी, इसके अलावा तेज तर्रार प्रवक्ता है टीएमसी के संजय सरकार जी, और अविनाश सिंह है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत जगन्नाथ जी मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से चल रहा है बंगाल में, हम कहेंगे जो खेला शुरू हुआ था वो खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, और जिस तरीके से जिन लोगों को आपकी पार्टी ने टीएमसी से तोड़ के लाया था, बुलाया था या आए थे, जिस तरीके से भी हुआ था, जो बीजेपी का दामन जिन्होंने भी थामा था, वो फिर से वापसी टीएमसी में जाने को तैयार हैं। क्या आपको लगता है ये सही में टीएमसी में जो नेता टीएमसी से बीजेपी में आए थे वापस जाने के लिए इसलिए आतुर हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, या उन्हें यह लगता है कि अगर वापस नहीं हुए तो हमारा जीना जो है यहाँ पर मुश्किल कर देगी टीएमसी, यहाँ पर रहना है तो टीएमसी के संसर्ग में ही रहना पड़ेगा, टीएमसी की छत्र छाया में ही रहना होगा? क्या कहेंगे आप? एकदम सही बात है ये। वो इसलिए सब वापस जा रहा है। पहले तो उनका सोच था बंगाल में भाजपा आ जाएगा, इसलिए वो पद के लिए कहीं वो एमएलए बनने के लिए टीएमसी सरकार भाजपा में आ गया। लेकिन आने के बाद जो हुआ है ना, 2 तारीख
रिजल्ट निकलने के बाद जी वो ऐसा माहौल बंगाल में इलेक्टिव हो तो ठीक है, सही है, लेकिन वो क्या हुआ, वो जिस पर आक्रमण हो रहा है भाजपा का ऊपर, वो आत्मरक्षा से कोई आत्मपक्ष समर्थन से किसी को हाथ उठाया, तो वो जो हाथ उठाया उनका घर पर घर जला दिया, तोड़फोड़ किया, जी फिर उसके ऊपर केस नॉन अवेलेबल सेक्शन डालकर उनका जेल में घुस देता है। ये ऐसा माहौल बन रहा है, इसलिए बचने के लिए और टीएमसी से जो भाजपा में आया है उनका ऊपर दबाव सबसे ज्यादा है, बिल्कुल इसलिए वो तो पावर में नहीं, सत्ता में नहीं आया, इसलिए आपका लाइफ सुरक्षा के लिए वो टीएमसी में शामिल हो रहा है। वो दबाव से हो रहा है, धमकी से हो रहा है, लोभ से हो रहा है। जी। एक चीज़ तो है जगन्नाथ जी की, जो एमएलए नहीं है जिन्होंने आपकी पार्टी का दामन थामा, टिकट भी लिया लेकिन वो जीते नहीं है, या दूसरे जो कार्यकर्ता जीते, करीब जैसे मुकुल राय के बेटे जब ज्वाइन किया था उन्होंने, तो उनके साथ 60 जो पार्षद हैं उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन किया था। तो वैसे बहुत सारे कार्यकर्ता भी हैं, छोटे नेता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा था टीएमसी का दामन छोड़ के। तो वैसे लोग अगर वापसी कर रहे हैं टीएमसी में, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, उनको लगता है कि पहले थे और उनके लिए अब रास्ता वहाँ पर मुश्किल है आगे का, इसलिए वो टीएमसी में वापस जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा फर्क बीजेपी को इससे नहीं पड़ने वाला है विधानसभा के भीतर। लेकिन जो आपके सांसद हैं, जो आपके नेता हैं, जो आपके विधायक चुन के आए हैं, उन विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक इतिहास रहा है बंगाल का, क्या आपको लगता है कि आपके लिए या बीजेपी के लिए अपने विधायकों को बचाना भी एक चुनौती है? देखिए, वो जो भाजपा का जो आदमी है वो कभी भाजपा छोड़कर नहीं जाए। वो न्यूली कामत जो है वो अभी आया है, टीएमसी से आया है, अलग क्षेत्र से आया है, वो थोड़ा जा सकते, लेकिन हमारा जो इडियोलॉजी है वो कोई व्यक्ति छोड़कर जाने के बाद हमारा जो वोटर है वो सही रहेगा, वो नहीं उधर जाएगा। भाजपा इडियोलॉजी के साथ रहेगा, वो व्यक्ति के साथ नहीं है, वो राष्ट्र के साथ है, वो दल के साथ है, इसलिए वो। लेकिन जगन्नाथ जी, दिक्कत तो ये है ना कि आपके साथ जो 77 जो विधायक चुन के आए हैं उनमें से तो 2 हैं, जैसे एक आप हैं और एक आपके दूसरे जो सांसद हैं, ये दोनों तो वापस में इस्तीफा दे रहे हैं। आप लोगों ने तो शायद इस्तीफा दे भी दिया है। तो जो 75 एमएलए बचे हैं उनमें से ज़्यादातर वैसे हैं जो दूसरी पार्टी से आयातित होके आए हैं। आपके पार्टी के कैडर तो है नहीं, तो उनके जाने का खतरा तो है ही ना अभी आपके पास। थोड़ा हो सकते, लेकिन वो दबाव से जा रहा है, वो इतना धमकी हुमकी वो लाइफ का वो समस्या हो रहा है। देखिए, हमारा जो जीता एमएलए पर हमला हुआ है, वो एमएलए से विधायक से वो चुनाव में लड़ा, उसका ऊपर हमला हो रहा है, इसलिए 2-1 हो सकते वो जाने वाला है। लेकिन जो पुराना जो भाजपा है, असली कार्यकर्ता है, वो कभी भाजपा छोड़कर टीएमसी नहीं जाए, ये विश्वास मेरा है। आज बिल्कुल आपका विश्वास है, आपका विश्वास बना रहे और आप अपने विश्वास पे आपकी पार्टी खड़ी उतरे, मैं भी चाहता हूं। लेकिन हमारे साथ संजय सरकार जी है, टीएमसी के तेज तर्रार प्रवक्ता है और काफ़ी नज़दीक से पूरी गतिविधियों को देख रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान हम इनसे बात करते रहे हैं। संजय सरकार जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले ये जो खेला शुरू किया था टीएमसी ने, ख़त्म भी करेगी या यही 5 साल तक ये खेला चलता रहेगा? संजय जी। जो 294 सीट में उम्मीदवार करे उसने कहा क्या था, 150 से ज्यादा कांग्रेस, कम्युनिस्ट आपको मतलब टीएमसी से आदमी को जाकर टिकट में दिया था। इसके मतलब हो गया भारतीय जनता पार्टी एक बेउलियापन आ गया था और भारतीय जनता पार्टी के पास औकात नहीं था। मैं आपको चैनल में भी बैठ के काफी डिबेट में बोले थे, 78,903 बूथ है बंगाल में, ठीक है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को बूथ एजेंट बैठाने के लिए भी ताकत नहीं थे, ठीक है। ये तो बोल रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है जगन्नाथ जी, जो उनको कार्यकर्ता को। आपको मैं एक मतलब जो स्टैटिस्टिक बताता है दक्षिण 24 परगना में, जहां बताने के बाद में आपको बहुत अच्छा तरह से याद आ जाएंगे किस तरह। वहां पर 12,300 बूथ था, जहां पर 36 मतलब 3,640 बूथ में
भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट क्रॉस नहीं कर, मतलब 10 वोट भी नहीं मिला है, ठीक है। और ये भांगोर जो कंस्टिट्यूंसी असेंबली है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 156 बूथ में एक भी वोट नहीं मिला है, और कैनिंग में 139 बूथ में एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। इसके मतलब कभी ये तो नहीं बोल सकते हम वहाँ गुंडागिरी किए हैं, प्रॉक्सी वोट किए हैं, हम वोट लूटे हैं। संजय, अब बात इस पे नहीं हो रही, अब बात इस पे नहीं हो रही कि गुंडागर्दी आपने किया या आपने हिंसा की। मुकेश जी इनको सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और रह गया इनके बाद जो ये मेरे पार्टी को आदमी को लेके ये सोचा था ये जीत जाएंगे, सत्ता में आ जाएंगे, और क्या हो गया, सबको मतलब जो है ना हानि है, हानि जैसा रहता है। तो जब तक मीठा रहता है तब तक ठीक रहे, जब मिठास नहीं रहता तब तक भागना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को अभी जो 75 विधायक है उसमें 40 विधायक और 9 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के आने के लिए हर दिन हम लोग को जो मतलब जो हाईकमांड लीडर लोग हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेके बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे कंटिन्यू में वो लोग में मतलब जो आप संपर्क में चालू रखा है। मैं आपको बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बोला हम डर दिखाता है। अच्छा ये बताइए, मालदा हरिश्चंद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको ऊपर में गोली चलाया, गोली कौन चलाया? वहां का जो आपको अंचल अध्यक्ष थे, मतलब जो वहां का जो निताई मंडल जी, गोली चलाया है, ठीक है। आरामबाग में भारतीय जनता पार्टी को एक कार्यकर्ता था, किसने मारा था? भारतीय जनता पार्टी को 3 कार्यकर्ता ही गोली मार दिया। जो हम चर्चा नहीं, ये बात बोल रहे हैं ना, हम डराते इसके लिए आ रहे हैं। आप उनको 7 मिनट बोलने का मौका दिया, मेरे को भी कम से कम कुछ बोलने का मौका दीजिए। हम भी एक चैनल में बहुत बैठे हैं जिसके मतलब जो है आप संविधान का 4था स्तंभ में बैठता है, उसमें मेरा आवाज बंद मत कीजिए, मेरे को बोलने का बिल्कुल आप बोलिए, बिल्कुल आप बोलते रहिए, ठीक है। तो इनको जो कहना है, इसको पार्टी का कुछ ना है, संगठन ना है, कुछ ना ये, और उनको पार्टी में अभी जो गया है सबको मालूम पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में रहकर देश को सेवा तो बहुत दूर के रहे हैं, अपना जो बूथ है बूथ का सेवा ये कर नहीं पाएंगे। क्यों? इनको करने की इरादा नहीं, पार्टी तो पूरा चोर पार्टी है। और आप कल भी पेपर में शायद पढ़ा है, महाराष्ट्र के एक व्यक्ति है सुधीर पांधरे बोल के वो आरटीआई किया था। आरटीआई करने के बाद में देखिए 5 लाख करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है, उसमें मेहुल चोकसी ने भी ये बोला है हम 32% पैसा लिया, 68% पैसा जो है भारतीय जनता पार्टी को जो आदमी लोग वो लोग खा गया। लंदन कोर्ट ने ये बात बोला है, ठीक है। भारतीय जनता जानकारी आपके पास बहुत है, जानकारी आपके पास बहुत है, वेल इन्फॉर्म्ड है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो सवाल पूछा गया उस पर अगर बात करते तो ज्यादा बेहतर होता। मैंने सवाल ये पूछा कि क्या ये खेला जारी रहेगा? जैसे आपने कहा कि 40 विधायक और 7 सांसद जो है लाइन में, कतार में है, आपके नेताओं के संपर्क में, क्या वापसी उनकी कर लेंगे? क्या आप तोड़ देंगे बीजेपी को? ये बताइए ना कि हाँ मैं तोड़ दूंगा, किस तरीके से तोड़ेंगे? क्यों आपके संपर्क में है? क्या वजह है? क्या देखिए जी बताइए। ये जो विधायक है सब विकास के मुद्दे पे दीदी को विकास में खुश हुए हैं, इसको मालूम नरेंद्र मोदी को विकास में खुश नहीं है, इसके चलते ये हम लोग को पार्टी में शामिल होना चाहता है। और 2024 आते आते आप देख लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को 10 विधायक भी नहीं रहेंगे। बीजेपी बंगाल का जो राजनीतिक इतिहास है विपक्ष शून्य रहा है, और सबको इसमें आप भी है। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बूथ पे बिठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, दूसरे पार्टियों से आयातित करके पार्टी और कार्यकर्ता लाए हैं। आपने क्या किया था जब टीएमसी खड़ी हुई थी वहां पे? तो आपने भी तो सीपीएम से लोग लाए थे। आपके पास कौन सा नेता था? आप खुद, आपकी जो नेत्री है वो खुद कांग्रेस से आई हुई है, तो आपका अपना मूल आधार क्या है? आप लोग खुद तो बागी होकर के आए थे, और जो बात आप पे लागू होता है वो दूसरे पे आप वही इल्जाम लगाते हैं आप कि वो बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं है, दूसरी पार्टी से लाते हैं। आप दूसरी पार्टी से नेता, कार्यकर्ता, वोटर सब ला करके आप खड़े हुए हैं, तीसरी बार आपने चुनाव जीता। बीजेपी आपके फार्मूले को फॉलो कर रही है, इसमें बुराई क्या है? राजनीति में ऐसा चलते रहता है। हमारे साथ अविनाश सिंह है, बिल्कुल मैं आऊंगा, वापस आऊंगा। हमारे साथ अविनाश सिंह है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे सांसद हमारे साथ अभी हैं। पहले संजय जी आप जो बात पूरी करना चाहते थे बात पूरी कर लीजिए, वापस अविनाश जी के पास अब जाएंगे। जी देखिए, एक चीज आपको बता रहे हैं, मैं कम्युनिस्ट को उखाड़ के फेंकने के लिए हम लोग को लड़ाई चालू
जब हम कांग्रेस में थे तो कांग्रेस में जब थे वो नहीं चाहते थे बंगाल में कम्युनिस्ट को सरकार मतलब लेफ्ट फ्रंट को सरकार जाए और मेरे 54,000 मतलब 54,000 आदमी मेरे कार्यकर्ता शहीद हो चुके थे और वो नहीं चाह रहा था। दीदी उसी पर बोला है अगर आप मतलब जो अंदर से समझौता करके चलेंगे, यहाँ आप कुश्ती करेंगे और दिल्ली में दोस्ती करेंगे, ये नहीं चलेंगे। वो उस कारण से छोड़ के आए थे और जनता मेरे साथ में है, कोई कम्युनिस्ट सीपीएम को कैडर मेरे साथ में नहीं आया। आज के तारीख में जनता मेरे साथ में आया है और जनता को लेके हम आगे बढ़ा है। मेरे 78,309 बूथ में मैं आपको बता 78 लाख मेरा बूथ कार्यकर्ता है, 40 लाख आदमी उसको मॉनिटरिंग, 1 करोड़ आदमी 1 करोड़ 18 लाख आदमी मेरा बूथ मॉनिटरिंग करते हैं। 213 जो एमएलए आपके हैं, 213 1 मिनट संजय जी ठीक है, कार्यकर्ता वही है, ठीक है, कार्यकर्ता आपने लिया, ठीक है। 213 जो एमएलए हैं आपके, मूल रूप से कितने आपकी पार्टी के कैडर हैं बताइए, मेरे पास आंकड़ा है। आपने सीपीएम से कितने लिए, कौन कौन लिए, कांग्रेस से कौन कौन लिए? अरे आज इस चुनाव में नहीं लिए, पिछले चुनाव में, उसके पिछले चुनाव में लिए थे ना, वो आपके मूल कार्यकर्ता तो नहीं है ना? नहीं, एक चीज बताता है, जो दीदी को आदर्श में बंगाल में डेवलपमेंट करने के लिए वो आते हैं, हम उनको मतलब स्वागत करते हैं, आइए हाथ लगा रहिए और यहाँ सांप्रदायिक वातावरण तैयार मत कीजिए। हम लोग सब मिलकर भाईचारिक रूप से बंगाल में रहेंगे, हम उनको लेने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। जो दीदी को डेवलपमेंट में उसमें जो साथी होना चाहते हैं, हमको साथ में रहकर काम करने चाहते हैं, हम लेने के लिए उसको हमेशा तैयार है। बंगाल के विकास के लिए हमेशा काम करते हैं और बंगाल के विकास के लिए हम हमेशा काम करते जाएंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में माइग्रेंट बाट के तरफ से नहीं आएंगे। देखिए अभी जो कोरोना हो रहा है, फ्लड हुआ है, साइक्लोन हुआ, भारतीय जनता पार्टी को किसी को दिखाई नहीं दिया, दिल्ली को नेता को भी दिखाई नहीं दिया। बोलता आपके घर लेंगे, फलाना लेंगे, किसान को साथ बैठ के खाएंगे, अभी सब कुछ उड़ गया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी सब भाग चुके हैं, जो भगोड़ा लीडर आए थे वो दोबारा भाग चुके हैं बंगाल से, और ये माइग्रेंट जो बाहर से आए थे भाग चुके हैं, जो यहाँ जीत चुके हैं संजय जी, जो जीत चुके हैं, दिखाने के लिए आता है, जो जीत करके बंगाल विधानसभा पहुंच चुके हैं, उनको आप तोड़ने के लिए कह रहे हैं कि 40 विधायक आपके संपर्क में है। जगन्नाथ जी हैं, सुन रहे बात को? जगन्नाथ जी 40 विधायक और 7 सांसद का दावा कर रहे हैं, 9 सांसद कौन कौन है? देखिए एक झूठा बात है, पूरा टीएमसी झूठ बात लेकर ही चलता है। वो उन्नयन क्या, वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते बोलता है, लेकिन सबसे ज्यादा वो जो इस्लामिक शोषण है ना, राष्ट्र विरोधी पावर को ऐसे तरफ वोट से अंदर लगा दिया और रोहिंग्या को लगाया। और 2 तारीख का जाने के बाद वो 30,000 से ज्यादा जगह पर हमला हुआ। वो 2 इंसिडेंट लेकर वो बात बोल रहा है, भाजपा के अंदर भाजपा लड़ाई हो रहा है। वो जो नाम किया वो दक्षिण 24 का सारी अंचल इलाका एक जगह में इतना हमला हुआ भाजपा का, कोई थानेदार के पास जाने के बाद कोई सेंट्रल फोर्स से सेंट्रल फोर्स आपको पार्टी को कार्यकर्ता का काम किए थे जगन्नाथ जी, दादा बीच में क्यों बोल रहा है? तो आपको काम किए थे, देखिए जगन्नाथ जी आप तो थे नहीं मैदान, थोड़ा पार्टी को कैडर के लिए सुनने का हिम्मत रखिए ना। अरे भाई, अरे सब थोड़ा रुकिए ना, आप जिस टाइम बोला मैं उसी टाइम नहीं बोला, जगह में वोट देने भी मत कीजिए, सुनना चाहिए। ये तो टीएमसी का दोष है, आपको आपका तो यही कैरेक्टर है। वो आप जो बाहर के टाइम बोलते हैं भाड़े के टट्टू लेके, देखिए सुनिए, चुनाव नहीं मेरे बात मुझे बोलना दीजिए, बोलने दीजिए। आप मतलब अंगली में का हिम्मत रखिए, और टीएमसी वाला इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। कैरेक्टर यही है, ज्यादा बोलने वाला है, सुनने वाला नहीं है, इसीलिए गलत हो रहा है। अभी वो हमला ज्यादा कर रहा है, लेकिन वो बोल रहा है मेरे वो भाजपा का अंदर हो रहा है। बंगाल का पिछले में क्या किया था आपने? नेशनल हाईवे के लिए मेरे को 75 माँ बहन का ऊपर जितना रेप हुआ, आसाम को उनका घर जला दिया, केरल का 11 करोड़ रुपया तोड़फोड़ किया। ये आप क्या बंगाल में कोई और राज्यपाल रोते हैं देखने के बाद, और गवर्नर जाने के बाद देखकर रोते हैं, आपका फलत नहीं आ रहा है। आप सब चिल्ला रहे हैं ना, सुनने का हिम्मत नहीं है। यही तो आपका लीडर दीदी जो है ना, यही सब कर रहा है। जो पैसा है ये यहाँ जिसके थानेदार है
और जिस हम टाइम खुद भाग के नहीं वो जो आए। शुराबादी इंडिया ने से लंदन में हम खुद क्लीन भाग के नहीं गया किया हमको कलकत्ता भगाया में, गया, इंडिया भारत 26 नरेंद्र मोदी ऑफिसर और मेहुल चोकसी, 2400 माइनॉरिटी वाला बैठा दिया, उसके बाद कोई केस दर्ज नहीं हुआ। सारी बंगाल जल रहा है, घर में तोड़ फोड़ रहा है, माँ बहन पर अत्याचार हो रहा है, वो देखकर कोई केस नहीं दर्ज हो रहा है, नहीं एफआईआर हुआ, नहीं तो आपको करना है। उनका ऊपर कोई कोरोना का समय है, सीधी नहीं कोरोना का समय किया। भारतीय जनता पार्टी ये आपका तो गुमराह कर रहा है सरकार के भी दिखाई दे रहा था अपने इलाका में। जगन्नाथ सरकार जो भगोड़ा बन के भाग चुके हैं इलाका से, भगोड़ा बन के जगन्नाथ सरकार इलाका से भाग चुके हैं। वहां पर पोस्टर लगाया गया बीसिंग है जगन्नाथ सरकार अपना रानाघाट इलाका में। जगन्नाथ सरकार अपना व्यक्तिगत काम में और मौज मस्ती में ज्यादा बिजी रहता है। जगन्नाथ सरकार अपने इलाका में काम भी नहीं करते हैं और भागते रहते हैं और रोज पब्लिक का साथ है, वो देखिए पब्लिक का साथ रहूंगा। चुनाव खड़ा होने के लिए बोलिए जगन्नाथ सरकार को देखिए जो चीज से ये किया उसने दोबारा खड़ा होकर दिखाने के लिए बोलिए। हम दावा करते हैं जगन्नाथ सरकार को अगर 20,000 वोट हम वो सीट से नहीं हराएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हम दावा आपका तो बंगाल पुलिस सेकंड करेंगे, वो तो देखिए गुमराह करके पब्लिक तो कितना बड़ा उनकी धमकी देकर आप कर सकते। वो आपका जब पंचायत चुनाव देखा है, वो हार किया, उसको रिजल्ट जिता लिया, वो आपको वहाँ बंदूक धरकर वो जो एक हॉस्पिटल में 3 आदमी एक बेड में 3 आदमी को सोया गया कोरोना काल में, 3 आदमी को कोरोना बेड में सोया गया। बिल्कुल संजय सरकार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अविनाश सिंह जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। अविनाश जी, जिस तरीके से चर्चा चल रही है और जिस तरीके से खबर आ रही है कि जो लोग टीएमसी से बीजेपी में आए थे वापस बीजेपी में जा रहे हैं और ये अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं बल्कि जो राजनीतिक इतिहास है बंगाल का उसको फॉलो कर रहे हैं और वहां पर राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है कि अगर आप पावर पॉलिटिक्स के साथ नहीं रहोगे, सत्ता में जो पार्टी है उसके साथ नहीं रहोगे तो आपका जीना वहां पर दुभर हो जाएगा, आप अपना सामान्य दिनचर्या भी आप वहां पे नहीं कर पाओगे। क्या लगता है आपको अविनाश जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या बंगाल की पॉलिटिक्स विपक्ष शून्य है? क्या विपक्ष को बंगाल की पॉलिटिक्स देखना नहीं चाहती? पहले तो आपको नमस्कार और ढेर सारा धन्यवाद और सुदर्शन न्यूज को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शायद कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि मेरे कैमरे का पोजीशन थोड़ा सा जी, अपनी बात शुरू करें जी। बट हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था हमारे सांसद महोदय को भी और संजय जी को भी, और दोनों ने अपनी अपनी बात बखूबी रखी। पर दुख का विषय यह है कि दोनों ने सिर्फ आधा सत्य बोला है। अब सांसद महोदय का मानना है कि लीडर चले जाएंगे तो लोग उनके पास रह जाएंगे, और संजय जी का मानना है कि मेरे पास अगर पॉपुलर वोट मिला है 213 सीट का तो मेरे पास 294 भी आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर राजनीतिक विश्लेषक के परिप्रेक्ष्य में देखो तो ये बीजेपी की करारी हार अब पूरी हो। आवाज नहीं आ रही जी, क्योंकि अगर आप किसी भी, दीदी ने तो खुल के कहा था खेला होवे जी, और आपने भी कहा कि 200 पार, तो आपने मेहनत भी बहुत करी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3 से 77-75 हो जाना भी एक बहुत बड़ी बात है बिल्कुल किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए। और बीजेपी ने एमपी के इलेक्शन में मोदी जी ने जब अपना वोट मांगा था तो 18-20 सीटें भी मिली थी। तो इसके दम पे जैसे दमखम से उन्होंने चुनाव लड़ा, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर देखना यह है, जो शब्द का इस्तेमाल मुकेश जी आप बहुत गरिमा के साथ और बहुत परिप्रेक्ष्य में कर रहे, घर वापसी आपने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया। बिल्कुल अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आपका फ्रेम जो है मुझे कब मारा, मुझे लग रहा है कि आप कैमरे के सामने सही से नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो है फ्रेम कट रहा। मैं आपसे वापस आऊंगा, मुझे लगता है कि टेक्निकल टीम आपके फ्रेम को, हाँ अब आप वापस, आप बिल्कुल सही आ गए, अब आप बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि इसी तरीके से रहेंगे तो बोले तो ज़्यादा अच्छा। एक सवाल मेरा अविनाश जी आपसे और भी है कि बंगाल के जो राजनीतिक इतिहास है कि वहाँ पर विपक्ष कभी नहीं रहा है और ये पहला मौका है जब बीजेपी इतने मजबूत विपक्ष के तौर पर वहाँ पर चुन के आई है। तो अब ममता बनर्जी के सामने क्या विपक्ष को
तोड़ना जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी को भी 211 से 213 सीटें मिली हैं, 2 सीटें ज्यादा मिली हैं पिछली बार से, तो खुद भी मजबूत है, काफी अच्छी तरीके से सरकार चला रही वहां पे, और किसी भी तरीके का कोई खतरा सरकार पे नहीं है। अगर सरकार पे कोई खतरा नहीं है तो फिर विपक्ष को तोड़ के मिला लेना, 219 के 219 सीट ही मेरे पास रहे, ये क्या आपको लगता है कि ये लोकतंत्र की लोकशाही है? क्या ये लोकतंत्र में राजतंत्र को घुसेरा जा रहा है? क्या इस तरीके से लोकतंत्र बंगाल में कमजोर हो रहा है? मुकेश जी, दीदी तंत्र में लोकशाही तंत्र का तो आप नाम ही मत लीजिए जी। मैं आपको ये बात बहुत ही सीरियसनेस के साथ कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि ये दो वर्ड जो है लोकतंत्र और दीदीशाही, ये दो अलग शब्द हैं। बिल्कुल, फिर से आपका फ्रेम कट रहा है अविनाश जी बार बार। तो मैं चाहूंगा एक बार संजय सरकार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आप लोग इतनी मजबूती से वापस आए हैं, 211 से 213 सीट पे आ गए, फिर आप कह रहे हैं कि 40 विधायक मेरे संपर्क में है, 9 जो है सांसद हमारे संपर्क में है, तो ये आपके संपर्क में क्यों है? आप क्यों इनके संपर्क में है? आप खुद चलाइए ना दूसरी पार्टी, जो जिस चीज की आप आलोचना कर रहे हैं कि बीजेपी में हमारी पार्टी से दौड़ के लोग चले गए थे, भाग के लोग चले गए थे, फिर वापस ला करके आप उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना आप जरूरी नहीं मानते? एक चीज अच्छे तरह से बता रहे हैं, न्यूटन का, आइजैक न्यूटन का 3rd लॉ क्या है? प्रतिक्रिया का ऑपोजिट, मतलब जो विपरीत क्रिया होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू किए हैं, हम वहां से उसको इन करने चाहते हैं, खत्म करने चाहते हैं, ठीक है ना। अभी हम बोलेंगे देख, अब बंगाल में बोले देखो के मूल लागे, मतलब ये देखिए आप कैसे लग रहा है आपको, ठीक है ना। आप तो तोड़ भांग करके आप चुनाव जीतने की कोशिश किए, जनता आपको नकार दिए हैं। आप बंगाल के जनता को भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरह से समझ नहीं पाए हैं, ठीक है। और जो आ रहा है बंगाल के विकास के लिए हम मेरे साथ जुड़ने चाहते हैं। हम विकास के जब मामला आते हैं तो हम उसको स्वागत करते हैं। हम उनको नहीं बुला रहे हैं, वो खुद आने चाहते हैं। हम उनको तोड़ने नहीं चाहता है, वो खुद मेरे यहाँ वापस आने चाहता है। हम क्या करें, बोले हमको इलाका में काम करना है। मोदी जी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नेता है। ये वो खुद क्यों आना चाहते हैं, इस पे हम आपसे ही बात करेंगे। अविनाश जी से भी हम पूछेंगे कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि बीजेपी से जीत जाने के बाद भी वहां के विधायक और सांसद वापस नहीं, टीएमसी से जो आए हैं वो तो वापस जाना ही चाहते हैं, इसके अलावा जो बीजेपी के मूल विधायक हैं, कैडर के विधायक हैं, वो भी वापस जाना चाहते हैं। उसके पीछे मजबूरी क्या है, किस तरीके की बातें हो रही हैं, पीछे पर्दे के पीछे में खेल क्या चल रहा है, इस पे हम बात करेंगे कि बीजेपी का कैसे बचेगा कुनबा। जो 77 विधायक चुन के आए हैं, जो कि जिनकी संख्या 75 हो गई है, 2 रिजाइन किया है, 2 चूंकि सांसद थे तो अब उनके पास 75 विधायक हैं। 75 विधायकों में से 40 विधायकों पर पलायन का खतरा मंडरा रहा है, जैसा कि संजय सरकार जी कह रहे हैं। तो कैसे बचेगा कुनबा, क्यों ये विधायक वापस जाना चाहते हैं, या क्या इनके पीछे खेल चल रहा है, क्या मजबूरी है, क्या डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, क्या हिंसा की जा रही है इनके पीछे, क्या इनका जीना दुभर हो रहा है इसलिए वापस जाना चाहते हैं टीएमसी में, या टीएमसी के साथ नहीं रहोगे तो तुम बंगाल में नहीं रह पाओगे। ये बात चल रही है पर्दे के पीछे से। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अविनाश जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा और हमारे तीनों मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ। संजय जी, क्या आपको लगता है कि जो 40 विधायक और 9 सांसद जो आपके साथ हैं, वो अपनी मर्जी से आपके साथ टीएमसी का दामन थामना चाहते हैं, या आपने उनके पीछे खेला किया हुआ है? संजय जी। मुकेश जी, हम हकीकत बताते हैं, हम कुछ भी खेला नहीं किए हैं और खेला करने का हमको जरूरत है, क्योंकि मेरे 215 विधायक है और भी 4 विधायक जीतने के बाद में 217 हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को किसी को सब खेला करने की जरूरत नहीं है। वो लोग बंगाल का विकास में, भारतीय जनता पार्टी एक जुमला पार्टी है, झूठ पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी से कुछ मतलब जो विकास नहीं हो सकता है। घर में मतलब जो यहाँ का जो नौजवान है उसका नौकरी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। तो झूठ के ऊपर लोग चुनाव के प्रचार में आया था, हवा बना रहा था, जनता उसका हवा बना नहीं पाए। इसके चलते ये बड़े बड़े भाकुल राय का बेटा है, वो भी टीएमसी में ज्वाइन करने चाहते हैं। अभी सब कुछ बातचीत चालू है, कब करेंगे नहीं करेंगे ये हाईकमांड के मैटर है, और दीदी देखेगी, दीदी देख के अच्छे तरह से समझेंगे। इसमें हम, आप मत सोचिए मुकेश जी हम कुछ खेला किया है, हमको खेला करने की जरूरत नहीं, किसको डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जानकारी है, सब चीज ओपन हो रहा है, वहां पे छुप छुपा के तो कुछ हो नहीं रहा है। थाने के पैरेलल पार्टी की यूनिट चलती है बंगाल में, और अगर आपको कोई डिस्प्यूट है, अगर किसी भी तरीके की समस्या है, तो थाना में जाने से पहले आपको पार्टी यूनिट में जाकर के बात रखनी होगी। ये पार्टी यूनिट की इजाज़त के बाद ही आप
थाने में जा सकते हैं। इस तरह की परंपरा है वहां पर, और इसको आप भी जानते हैं। इस परंपरा की शुरुआत जो है सीपीएम ने किया था। आप उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए हैं तो फिर आप भी उसी का पालन कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो भी विधायक और सांसद वहां पे आए हैं जीत करके, मूल रूप से उनका वहां पर रहना दुभर हो रहा है, उनके परिवारों का रहना दुभर हो रहा है। इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, और इसी मजबूरी में वो पलायन करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, ना कि खुशी से आना चाहते हैं। हमारे साथ अविनाश जी हैं। अविनाश जी, क्या कहेंगे? क्या जो बंगाल का राजनीतिक इतिहास है और जिस तरीके से राजनीति चलती आ रही है बंगाल में, क्या लगता है ये इसी की वजह, यही एक वजह है कि कोई भी विपक्ष वहां पर रह नहीं पाता है और पूरे के पूरे सत्ता में आकर के शामिल हो जाता है? ये उसकी मजबूरी है, ना कि उसकी चॉइस नहीं है। ये उसकी मजबूरी है कि आपको सत्ता पक्ष के साथ रहना ही होगा, और बंगाल की यह मजबूरी है कि उसे विपक्ष का मुंह देखना नहीं है। विपक्ष शून्य होकर ही वहां पर राजनीति चलती है, लोकतंत्र चलता है। रक्त चरित्र बंगाल के इलेक्शन का पूरा इतिहास लिखा जाएगा तो यही दो शब्द जो है शब्दावली में ये बहुत ही कठोर लगते हैं, पर रक्त चरित्र बंगाल के सारे इलेक्शन के निचोड़ का अर्थ है जी। कोई जगह नहीं है अपोजिशन के पास, कोई जगह नहीं। दीदी तंत्र है और दीदी तंत्र के तहत उनको रहना है। रक्त चरित्र से बचना है, पेड़ पे लटकने से बचना है, तो उनको दीदी के शरण में जाना होगा, चाहे ये डराए या ना डराए। नहीं, अविनाश जी, अविनाश जी, मैं आपको बताता है, देश में मोदी तंत्र नहीं चल रहा है क्या? और लोकतंत्र हट रहा नहीं है, और डिक्टेटरशिप देश में नहीं चल रहा है। इमरजेंसी से ज्यादा बहुत ज्यादा खराब समय इस समय देश में चल रहा है, और मुसोलिन और हिटलर जैसे डिक्टेटर हिंदुस्तान में देश चला रहा है। अब देखा है कैसे एक आईएएस ऑफिसर को लेके कैसे तरफ से खेलने के लिए तैयार हो गया था। बंगाल का 53,000 करोड़ रुपए जीएसटी से पाता, वो भी नहीं दे रहा सरकार। हम तो विकास करने के लिए तरस रहे हैं, हम हर तरफ से जनता को पास में दौड़ रहे हैं। और ये नहीं है, ये गुंडाजियम माफियाजियम नहीं है मोदी में। आप नहीं इसका शिकार आप नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र में कितना बड़ा खतरनाक है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अमित शाह को देश मैं देखिए इसकी एक व्याख्या, इसकी संजय जी इसकी एक व्याख्या तो ये भी है ना कि उस आईएएस ऑफिसर पे भी दबाव था, जो अगर मैं दीदी की बात नहीं मानेंगे, दीदी कोई संविधान में तो नहीं लिखा हुआ है। ये जो आपके जो आईएएस ऑफिसर थे वो चाहते तो अगर देर से आने का ये मैसेज भेज सकते थे, पीएमओ को मेल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि दीदी को बुरा लग जाता। तो ये भी तो उसी के कैटेगरी में आ रहा है ना कि आप नेता तो नेता, आप अधिकारियों को भी डरा के रखे हुए हैं। कोई भी मेरे यहाँ पर जो आधिकारिक हैं, हम इसको बहुत फ्री हैंड काम करने के लिए मौका दिए। नहीं, वो तो दिख रहा है, इस पे चर्चा नहीं है। मैं वापस जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा। संजय जी, जगन्नाथ जी के पास जाऊंगा। चुनौती उनकी पार्टी के पास है, उनके सामने है अपने कुनबे को बचाने का। जगन्नाथ जी, किस तरीके से बचाएंगे अपने कुनबे को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को? देखिए, वो जो संजय जी बोल रहा है पूरा झूठा बात है। 40 विधायक 9 सांसद, वो उनका तालिका बोलिए ना। नहीं, 40 विधायक, 40 9 सांसद, 40 विधायक। ये जो तत्व बोल रहा है ये पूरा झूठा है। इसलिए उधर जो वो कैसा लोकतंत्र है, देखिए, वो पूरा थानेदार, वो जो जिसका ऊपर केस लगाता है, जिसका ऊपर हमला हुआ है, उसका नॉन सेक्शन देकर वो गारद में नहीं, ये तो हो रहा है, वो तो सब देख रहे हैं। जगन्नाथ जी, मैं पूछ रहा हूं कि बचाइएगा कैसे अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को? टीएमसी अगर वापस ले रही है या आपकी पार्टी को तोड़ रही है तो उससे बचाएंगे कैसे? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यपाल आपके हैं, आप कैसे बचाएंगे अपनी पार्टी को? कैसे बचाएंगे वहां पे? प्रवक्ता है और राज्यपाल उसको कैसे बचाएंगे? राज्यपाल इनको बचा ही नहीं सकता। वो 109 करोड़ घोटाला में फंसे हुए हैं। इंडियन म्यूजियम को जो घोटाला हुआ है, धनखड़ जी 109 करोड़ रुपया में उसमें फंसे हुए हैं। घोटाला तो टीएमसी बोल रहा है, घोटाला नहीं हुआ है। संजय जी, इस पे संवैधानिक पद पे है, संवैधानिक पद पे बैठे हुए किसी व्यक्ति के बारे में इस तरीके से हम चर्चा नहीं कर सकते, और अभी इस तरीके से बात भी नहीं चल रही है। मैं जगन्नाथ जी के पास में जाऊंगा। उनकी पार्टी के पास जो चुनौती है जी, मेरा जो सांसद है,
मेरा पक्ष का जो विधायक है कहीं वो भी इसमें अभी करप्शन में ये है कोई नहीं दिया, उसको नहीं जाएगा बोलने के भी वो अधिकार कौन आपको वो है। जो आने वाला है आया है ये संविधान आने के बाद लिखा हुआ है और पहले 2 तारीख के बाद करके TMC बैठे हुए हैं और ममता क्या बोल दिया ईमानदार जो नहीं है वो भारतीय जा चुका है भाजपा में। देखिए उनकी ईमानदारी पे ये प्रोग्राम नहीं हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो आराम द्वाराम जो है वो जा सकते, लेकिन भाजपा का कोई विधायक सांसद को भी टीएमसी में नहीं शामिल होगी। एक चीज मैं अविनाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बंगाल में ऐसा होता आ रहा है, बावजूद जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी नहीं अपने आप को सुधारती है। अगला चुनाव होगा तो हो सकता है फिर से टीएमसी के कुछ नेता बीजेपी में आ जाएं, बीजेपी के कुछ नेता फिर से वापस टीएमसी में चले जाएं। क्या आपको लगता है कि पार्टियां जो अपने कैडर बेस्ड जो पार्टियां विश्वास नहीं करना चाहिए, या बाहर से जो नेता आए हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए, या अपने कैडर को इग्नोर करके बाहर से आए नेता को टिकट नहीं देना चाहिए? क्योंकि जब तक ये होता रहेगा तब तक ये खेला चुनाव के बाद भी होता रहेगा। अविनाश जी। मुकेश जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है, पर हम राजनीति में उस स्तर की राजनीति की बात कर रहे हैं जो इस हिंदुस्तान में अभी और खास करके दीदी के राज में तो हासिल होना मुश्किल है। ये मौसमी जो नेता लोग जो होते हैं वो इलेक्शन के दौरान आते भी हैं और जाते भी हैं, पर पार्टी में बने हुए जो लोग हैं, जैसे अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं, और टीएमसी में जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको ये तय करना है कि इस तरह के लोगों की घर वापसी जरूरी है या लेनी है या नहीं लेनी, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनको आप वापस ले रहे हैं तो क्या भाजपा की विचारधारा को भी वापस ले रहे हैं? तो रोहिंग्या की भी घर वापसी कराएंगे, बांग्लादेशियों की भी घर वापसी कराएंगे। ये लोग जो बाहरी बिल्कुल ये तो सवाल है, लेकिन हम अपने मेहमानों से माफी मांगना चाहेंगे। हमारे पास समय की कमी है, बार बार इशारा हो रहा है पीसीआर से कि भाई वाइंड अप कीजिए प्रोग्राम को। तो हम अपने सभी मेहमानों को धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़े। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किया। संजय सरकार जी आपका, और जगन्नाथ जी आपने भी अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला हमारे लिए, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति पूरे देश में इनफैक्ट चल रही है, लेकिन बंगाल में ये सबसे ज्यादा प्रखर रूप से है। और बंगाल में राजनीति का इतिहास ऐसा ही रहा है कि वहां पर विपक्ष कभी रहा ही नहीं है। लेकिन अगर अपने कैडर के लोगों को, कैडर बेस्ड जो पार्टियां हैं, अगर कैडर के लोगों को विश्वास करेगी, अगर कैडर के लोगों को ही टिकट देगी, तो शायद इस परंपरा को बदला जा सकता है, ना सिर्फ बंगाल में बल्कि देश के उन सभी राज्यों में, उन सभी क्षेत्रों में जहां पर चुनाव के बाद, जीत के बाद अपने पर्सनल फायदे और नुकसान के लिए विधायक या सांसद एक दूसरे का दल बदलते रहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।